कौन है अरावली का हत्यारा? किसने अरावली के सीने को छलनी किया है? अरावली के दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अरावली के नारों के बीच आज हम आपको बताएंगे कि अरावली को किसने बर्बाद किया और अरावली कैसे आबाद हो सकता है। देखिए, आजादी के पहले से अरावली के संरक्षण की लड़ाई चल रही है, मगर कोर्ट में यह मामला 1935 में पहुंचा और तब से अरावली के बचाने की लड़ाई जारी है। मगर यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2002 में हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली के अवैध खुदाई को लेकर सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के यहां शिकायत हुई। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने 12 अक्टूबर 2002 को खनन रोकने के लिए लिखा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 16 अक्टूबर 2002 को सुनवाई शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल हरियाणा के आलमपुर और कोट में बल्कि पूरे अरावली में खनन को बंद किया जाता है। राजस्थान के धौलपुर से लेकर माउंट आबू तक और दूसरे राज्यों में जहां तक अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, वहां हर जगह खनन को रोक दिया जाता है। तब यहां पर अशोक गहलोत की सरकार थी। पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया। जितने ही मार्बल, ग्रेनाइट या रोड़ी के माइंस थे, क्रेशर थे, हर जगह हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर आ गए। मीडिया में भी रोज खबरें आने लगी किस तरह से मजदूर भूखे मर रहे हैं, पलायन हो रहा है। जो खनन उद्योग से जुड़े हुए लोग थे वो सड़क पर आ गए और अक्टूबर-नवंबर में राजस्थान में अरावली से जुड़ी खनन इकाइयां पूरी तरह से बंद रही। तब गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर उसने कहा कि अरावली के इलाके में नियमों को मानते हुए हम खनन करना चाहते हैं, इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि इसके बिना राजस्थान के आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी और राजस्थान में कामकाज पर व्यापक असर पड़ेगा। खान चलाने वाले जो थे, खान मालिक जो थे बड़े बड़े, उनके तरफ से मशहूर वकील सोली सोराब जी भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने भी ये तर्क रखी कि ये बहुत दिनों से चली आ रही इकाइयां हैं, खनन इकाइयां, जो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो इकाइयां मौजूदा समय में चल रही है वो जारी रहेगी, मगर कठोर पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद, और इस पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। ये कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं और नई किसी भी स्वीकृति को नहीं दी जाएगी। इस आधार पर एक बार फिर से राजस्थान में अरावली में खनन शुरू हो गया और हरियाणा में भी। मगर इसके ठीक कुछ दिन बाद राजस्थान में अश्विनी चौबीसा राजस्थान हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करते हैं और वो कहते हैं कि राजस्थान में जितने भी खनन इकाइयां हैं वो कोई भी एयर और वाटर पॉल्यूशन के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई स्वीकृति ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान में सभी माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी। उसके बाद फिर से सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि अब माइनिंग के लिए पर्यावरण स्वीकृतियां ली जाएगी। मगर इस बार जो राजस्थान हाईकोर्ट में आंकड़े पेश किए गए कि राजस्थान में इतनी माइनिंग गतिविधियां हो रही हैं, उसे लेकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीट लगाई कि राजस्थान सरकार तो झूठ बोलने आई थी। उस समय कहा था कि अरावली में इतनी ही खनन गतिविधियां हो रही है जो मामूली है, और यहां तो बड़ी गतिविधियां हो रही है जो राजस्थान हाईकोर्ट में कहा है। एक बार फिर से कंटेम्प्ट शुरू हुआ राजस्थान सरकार के खिलाफ 2003 में। मगर फिर से राजस्थान सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हुजूर ये गलत डाटा दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पूरे राजस्थान के माइनिंग का डेटा था और यहां पर अरावली के माइनिंग का डेटा है, और वो लंबी सुनवाई चलती रही। इस बीच राजस्थान के तत्कालीन मूर्धन्य मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई कि अरावली किसे कहा जाए, इसे डिफाइन किया जाए। और इसे डिफाइन करने के लिए रिचर्ड मर्फी, एक विदेशी व्यक्ति के आकलन को, उनके परीक्षण को, उनके रिसर्च को सही पाया गया और मर्फी फार्मूला
तैयार किया गया जो लैंडफॉर्म वर्ल्ड क्लासिफिकेशन था 1968 का, उसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया और फिर मई 2003 में उसकी एक नियमावली भी बन गई। यानी अरावली क्या डिफाइन किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, उसमें एक फॉर्मूला उठा लिया गया, जबकि रिचर्ड मर्फी के 3 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला ऊंचाई को लेकर था, दूसरा फॉर्मूला स्लोप को लेकर था और तीसरा फॉर्मूला क्षरण को लेकर था, यानी कि कितना मजबूत है पत्थर, जिसमें स्लोप के और क्षरण के फॉर्मूले को, झुकाव के और क्षरण के फॉर्मूले को किनारे कर दिया गया और ऊंचाई के फॉर्मूले को ले लिया गया। कहा गया कि बड़ी संख्या में नेताओं और अधिकारियों के माइनिंग के काम चल रहे थे, इसलिए रिचर्ड मर्फी के आधे अधूरे फॉर्मूले को राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार तो कर लिया, इस बीच अशोक गहलोत की सरकार चली गई। अब आई वसुंधरा राजे की सरकार। वसुंधरा राजे की सरकार में जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने उस समय याचिका लगा रखी थी, उसे लेकर फैसला आया 2005 में। 2005 में उन्होंने कहा कंटेम्प्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि हम जो उस समय आदेश दिए थे उसकी आदेश की क्या पालना हुई है। तो वसुंधरा सरकार ने कहा कि मर्फी फार्मूले के तहत हमने कुछ नए माइनिंग गतिविधियों की इजाजत दी है और मर्फी फार्मूला यह है कि 100 मीटर की ऊंचाई को माना जाए। अब 100 मीटर की ऊंचाई जो मर्फी फार्मूला था उसके अनुसार था कि पहाड़ अगर नीचे है 20 मीटर या 100 मीटर तो नीचे जहां से है समुद्र तल से वहां से ऊंचाई। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, जहां पहाड़ की चोटी है उससे जमीन की ऊंचाई, उसे लेकर उस समय क्लियर किया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने कोई इजाजत तो नहीं दी है, मगर 51 को हमने इजाजत दे दी है, वो शुरू नहीं हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 51 जो आपने दिए हैं वसुंधरा सरकार को, उसे कैंसिल कीजिए और फिर से एक नए सर्वे के लिए कमेटी बनाइए जो तय करे कि किस तरह से पर्यावरण बचे। फिर से कमेटी बनी और 2006 में वही अशोक गहलोत का फॉर्मूला अपना लिया गया। वसुंधरा सरकार डरती डरती रही और मर्फी फार्मूले के तहत कोई काम नहीं किया। इस बीच 2008 में फिर से एक बार अशोक गहलोत आ गए। अशोक गहलोत के आने के बाद जिस तरह से अरावली की हत्या हुई, अरावली चीखती पुकारती रही, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय एक बार फिर से अशोक गहलोत 2010 में कोर्ट में गए मई 2010 में, और उन्होंने कहा कि हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया है और उसके तहत अब हम इजाजत दे रहे हैं, और 2009 से इजाजत देना शुरू भी कर दिया था। कहा कि हमने फॉर्मूला तैयार किया है कि जमीन से लेकर 100 मीटर तक की ऊंचाई को अरावली माना जाए, क्योंकि रिचर्ड मर्फी ने कहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई को हिल्स मानना चाहिए। समुद्र तल छोड़कर इन्होंने जमीन से कहा, और यह भी कहा कि स्लोप को हम लोग पहाड़ नहीं मानते हैं और स्लोप को भी हम लोग मैदान मानते हुए इजाजत देते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला रखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI से आप सर्वे कराइए, सैटेलाइट सर्वे कराइए, और उसके इमेज के आधार पर तय किया जाएगा कि अरावली क्या है। आज फिर अशोक गहलोत ने झूठ बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 2010 में जो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में रखा था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में ही खारिज कर दिया था, फिर ये नए फॉर्मूले की बात क्यों हो रही है। फिर से राजस्थान की जनता के सामने अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस फॉर्मूले को खारिज नहीं किया था, वो फॉर्मूला आज भी लागू है अशोक गहलोत जी, जो आप पैदा करके गए हैं राजस्थान में अरावली की हत्या के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि FSI और CEC आपस में इसके सैटेलाइटरी इमेज को तैयार करें और उसके आधार पर तय करें कि अरावली में कहां खनन हो सकता है और कहां खनन नहीं हो सकता है। उसके बाद जो सैटेलाइट इमेज निकाली गई वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। 67-68 में जो कंटूर्स नापे गए थे अलवर जिले में 2500 में से 25% गायब थे।
उस समय 128 नमूने लिए गए थे, उसमें से 31 नमूने गायब थे। ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हक्का बक्का था और 2009 से लेकर 2014 तक राजस्थान में अरावली में खून खराबा होता रहा। रामगढ़, उदयपुर, सिरोही, अशोक गहलोत जी दस्तावेज मंगा लीजिए आप। हर जगह 160 मीटर के पहाड़ी को भी 100 मीटर के नीचे दिखाकर आवंटन किया गया और खनन किया गया। अफसर दोषी मान लिए गए, अधिकारी दोषी मान लिए गए, कोर्ट में केस चल रहा है, मगर अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की और वसुंधरा राजे उसके बाद आई तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं की। मजेदार बात देखिए, यानी अशोक गहलोत ने जो हत्या का सिलसिला शुरू किया था अरावली का, वसुंधरा राजे ने उसे आगे नहीं बढ़ाया तो उसे रोका भी नहीं। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सीईसी ने एक बार फिर से एक रिपोर्ट तैयार की और उसने कहा कि हुजूर, ये तो हाहाकार मचाने वाले हालात हैं। 10,000 ऐसी इकाइयां हैं पूरे अरावली में जो अरावली को बर्बाद कर रही हैं। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भारत सरकार से पूछा क्या चल रहा है, कैसे अरावली को बचाया जाए। भारत सरकार ने इस बार फिर से रिचर्ड मर्फी के राजस्थान के फॉर्मूले को उठाकर अरावली जिन जिन राज्यों में है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह लागू कर दिया और कहा कि राजस्थान सरकार ने इस फॉर्मूले को अपनाया था, इस फॉर्मूले को हम अपना सकते हैं। अब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनका कहना है कि हम अशोक गहलोत वाले फॉर्मूले से काम नहीं करेंगे, हम रिचर्ड मर्फी के असली फॉर्मूले से काम करेंगे और जो सीईसी ने रिपोर्ट तैयार किया है उसके आधार पर काम करेंगे। सीईसी ने कहा था कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई नापी जाए, यानी कि अंदर से में 80 फीट पहाड़ है तो बाहर 20 फीट का भी अरावली माना जाएगा। 3 मीटर का स्लोप भी अरावली माना जाएगा। 5 मीटर गैप है 2 पहाड़ी में तो वो भी अरावली माना जाएगा। किसी पहाड़ी का क्षरण जल्दी हो रहा है वो भी अरावली माना जाएगा। यानी कि हम रिचर्ड मर्फी के फॉर्मूले की पूरी तरह से पालना करेंगे। अब इस बार इनका ये कहना है, मगर 9-10 में जो अल्टीमीटर से नापकर 160 मीटर के पहाड़ी को 90 मीटर 80 मीटर बना के इजाजत दी गई है, अलवर के रामगढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, हर जगह वहां पर खनन अब भी जारी है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि इस फॉर्मूले के आड़ में अरावली का बंटाधार होता रहेगा। फिर क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने से अरावली बच जाएगा या अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं बच जाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसका एक ही तरीका है, मान लीजिए ये कैंपेन सफल हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार अपने हलफनामे को वापस ले लेती है तो उसका क्या असर पड़ेगा? राजस्थान में तो रिचर्ड फॉर्मूला लागू ही है, मर्फी फॉर्मूला लागू ही है। ये आंदोलन इसलिए होना चाहिए कि अशोक गहलोत राजस्थान से माफी मांगे और मर्फी फॉर्मूले को रद्द किया जाए, राजस्थान में अरावली में खनन बंद हो। अब इसका विकल्प क्या हो? इसका विकल्प ये हो कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अपने घर में मार्बल, ग्रेनाइट या टाइल्स का उपयोग ना करे। आज प्रताप सिंह खाचरियावास आंदोलन कर रहे थे जयपुर की सड़कों पर। सबसे पहले उन्हें अपने घर में लगे हुए पत्थर को फोड़कर फेंकना चाहिए, घर में लगे हुए टाइल्स को फोड़कर फेंकना चाहिए, क्योंकि यही खोदकर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से बनाई जा रही है। जो प्रदर्शन हो रहे थे वो अशोक गहलोत के दरवाजे पर होने चाहिए। इस तरह से घर में बैठकर सोशल मीडिया पर सेव अरावली करने से काम नहीं चलेगा। विकल्प क्या है? राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था जो राजसमंद की है, उदयपुर की है, चित्तौड़गढ़ की है, जयपुर की है, लोग रोड़ी उपयोग लेते हैं मकान बनाने में, कहां से लाएंगे? वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही सेव अरावली का अभियान चलना चाहिए, या फिर जिस तरह से अवैध खनन हो रहे हैं राजस्थान में, वैध खनन तो 2% हो रहे हैं और अवैध खनन 98% हो रहे हैं। जिनको वैध लीज दी गई है वहां पर वो लीज अपना छोड़कर और पूरे एरिया को खोद डालते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो सेव अरावली केवल जनता के आंदोलन से नहीं होगा। पब्लिक आसपास के खान क्षेत्र पर जाएं, वहां पर देखें कि खनन के लिए जो इलाके आवंटित हैं वहीं पर खनन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अधिकारी तो चोर हैं, नेता तो चोर हैं, ये तो आपस में मिले हुए हैं। मजेदार बात देखिए, 2002 में जो रोक लगा दी गई थी
उसको मरने नहीं दिया सरकारों ने, उसे जीवित रखा। 2007 से लेकर 2014 तक कागजों में जीवित करके वो सारे आवंटित होते रहे। ऐसा गोरख धंधा है ये खनन क्षेत्र का कि आप देखिएगा तो आपको शर्म आएगी। जो नेता डीपी लगा रहे हैं सेव अरावली, इनमें से 90% खनन के कार्यों में लगे हुए हैं। इन झूठे फरेबों लोगों को डीपी लगाकर सेव अरावली कहते हुए देखने पर शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है। इनके प्रोफेशन के बारे में सबके बड़ा आप पता कीजिए, कौन कौन खनन के क्षेत्र में लगा हुआ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हर अरावली का हत्यारा कौन है। इसलिए अरावली को बचाना है तो इसे जन आंदोलन बनाना होगा। मार्बल का, ग्रेनाइट का, टाइल्स का उपयोग बंद नहीं कर सकते तो कम करना होगा। उस उद्योग में जो लगे हुए हैं लोग, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि 2002 में हमने देखा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, हमारे ऐसे पत्रकार भी आंधी में जा रहे थे, क्योंकि वही जयपुर के नजदीक था, और दिखाते थे किस तरह से मजदूरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो हम भी वो दिखाना शुरू कर देते हैं, मानवीय कहानियां कि लोग जिएंगे कैसे। तो इसके लिए एक कंप्रिहेंसिव फॉर्मूला तैयार करना होगा अरावली को बचाने के लिए। इस स्लोगन से, नारे से अरावली नहीं बचने वाला है। ये नेता फर्जी हैं जो नारे लगा रहे हैं, और जो लगवा रहे हैं ये अपने अगर धंधे बंद कर दें तो फिर अरावली ऐसे ही बच जाएगी। अरावली बचाने की मुहिम में हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल होइए, और इसे जन जागरण बनाकर हमें अरावली को बचाना है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।